नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, विधानसभा के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत निकट है। शायद दिसंबर में कभी भी जो है वो नोटिफिकेशन और आचार संहिता लागू हो जाएगी। समय भी बहुत कम बचा है और भारतीय जनता ताकत दल ने पिछले 2-3 एपिसोडों के माध्यम से ये बताया हुआ है कि भारतीय जनता ताकत दल जो है उत्तर प्रदेश की सभी 4 से 3 सीटों से उम्मीदवार खड़ा करके पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ और पूरी जो है कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ जो है इस चुनाव में उतरने जा रहा है और उसी रूप में इसको ले रहा है। और इस संबंध में एक बात ये भी यह भी बोला गया था कि जो इच्छुक जो उम्मीदवार वो बनना चाहते हैं और इस दल में अपना वो जो है कुछ पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में भागीदारी वो निभाना चाहते हैं, तो अपने जो है संपर्क के लिए जो है अपने जो है वो फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर वो जो पदाधिकारी जिनसे आप लोग बात करते हैं उनको नोट करा दें। और यह एक स्वस्थ रूप में इसको बताया जा रहा है। इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसको अन्यथा लेने की इसमें कोई वो गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। इसको स्वस्थ रूप में लेकर के और इसी रूप में जो है जो संपर्क के लिए और उस संपर्क का जो इस्तेमाल इसीलिए होगा कि यदि कोई वो उम्मीदवार बनना चाहेगा और इस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में या पदाधिकारी के रूप में वो कोई जिम्मेदारी या सहयोग या भागीदारी का निर्वहन करना चाहेगा, उसके लिए है। तो इसको एक स्वस्थ रूप में लेते हुए और इसमें आप सभी से अपेक्षा है कि इसमें आप लोग आगे आए। तो ये बात जरूर है कि भारतीय जनता ताकत दल का जो प्रयास है और
ये सभी लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक जिनके संपर्क में यूट्यूब का संदेश गया है और जिनके संपर्क में इस यूट्यूब का संदेश नहीं भी गया है, और जितने लोगों से ऐसे भी माने व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप भी हुई है, वो इस चीज को जरूर मानते हैं कि भाई यदि देश को, इस हमारे मुल्क को, और ये मुल्क जो है विश्व में सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा है, यदि इसको टिकाऊ रहना है, एवरलास्टिंग रहना है, सदा सदा के लिए रहना है, तो एकता बहुत जरूरी है। और एकता माने जो है एक बुनियादी पत्थर है, कार्नर स्टोन है, फाउंडेशनल स्टोन है और नींव का पत्थर है। ये माने जितने के संपर्क में ये इसे भारतीय आवाम ताकत दल के द्वारा जारी किए गए यूट्यूब के संदेश जहाँ तक पहुँच रहे हैं उनमें भी, और जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनमें भी, ये सब में वो एक मत है। अब वो अच्छा, और उसी प्रकार बिखराव जो है उतना ही वो इस देश का बिखराव है, जो बिखराव इसमें है अपने देश में व्याप्त जो है, और बिखराव भी है, और कहीं कहीं नफरत, तनाव, भेद विभेद, वह भी इस मुल्क के लिए बहुत एक खतरनाक स्थिति है। इसको भी मानते हैं लोग। तो इन्हीं सब बाकी चीजें तो गौड़ है, बाकी ये सुविधा फलाने ठिकाने जो है वो सुविधा, किसान आंदोलन और क्या करने की, ये कानून वो कानून, एक्सप्रेसवे, हाईवे, फ्रेट कॉरिडोर, वो चीजें गौड़ है। ये बात जो है वो देश की हो रही है और आवाम की हो रही है और देश के अस्थायित्व की बात हो रही है। तो उसके लिए ये जो विषय हैं, ये जो पहलू हैं, ये बहुत ही मार्मिक हैं, और किसी भी राष्ट्र के लिए, विशेष करके भारत के लिए, एकता और भावनात्मक एकता और देश की एकता और अखंडता की भी बात होती है। तो उसके ये मजबूत जो है वो माने ताने बाने हैं, धागे हैं, या दूसरे अल्फाज में ये वो जो भवन है, वो जो इमारत है, उसके बुनियादी पत्थर है। इतना तो एक मत है। तो उसी को मजबूत करने के लिए भारतीय आवाम ताकत दल भारतीय एकता का मुहिम चला रहा है। और भारतीय एकता और राष्ट्रभक्ति, ये लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्रभक्ति के द्वारा जो अर्जित होगा वो उससे भारतीय एकता ही आएगी, भारत ही जो है वो मजबूत होगा। अब ये जरूर है कि जो दौर चल रहा है हमारे देश में, एक तो खास करके राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक जितने दल हैं उनके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और जो मीडिया के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए वो जितना झूठ बोलते हैं, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, कोई गुरेज नहीं। जितना वो झूठ बोलते हैं और अफवाह फैलाते हैं, उस दौर में भारतीय ताकत दल का जो प्रयास साफगोई के आधार पर, एक पारदर्शिता के व्यवहार के आधार पर जो ये प्रयास है, इस पर थोड़ा यकीन करना और इसकी बातों पर विश्वास करके जो है जो ये कहना चाह रहा है, इसमें शरीक होने में थोड़ी सी अभी संकोच हो सकता है। इसको स्पष्ट करने के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो भी चाहते तो बहुत आराम से अपनी जिंदगी
वो का निर्वहन वो कर सकते थे। इतना पढ़ लिख लिए थे, इतने विद्वान हो गए थे। वो भी अंग्रेजी सरकार में एक अच्छी सी नौकरी वो पकड़ करके और अच्छा ठाट बाट के साथ जो है जीवन गुजारते और एक अच्छे से माने काफ़ी यानी लाम लश्कर के साथ और काफ़ी जो उनको यानी जो नकली किस्म के माने होते हैं तारीफ करने वाले, इनके समूह के साथ वो अपना जीवन जो है अपने जीवन को लीड कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो उनके मन में था कि नहीं भाई, मैंने एक और तो यानी हमने अपने स्वयं को अपने लिए पढ़ भी लिया है, लिख भी लिया है, विद्वान भी हो गए हैं और अपने खुद की जिंदगी एक अच्छी वो जी सकते हैं। लेकिन इसकी सार्थकता इसमें नहीं है। एक तबका हमारे समाज का और भारतीय समाज का जिसके साथ हजारों साल तक लगातार जो है शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तो उसके प्रति भी हमारा कुछ फर्ज बनता है। यही भावना उनको उनके दिमाग में हमेशा टिसती रही और प्रेरित करती रही। तो उस संबंध में उस दृष्टांत का बताना जरूरी है अपनी आवाम के लिए। उस संबंध में कि जैसा कि बताया गया कि वो जिस तरह से पढ़ाई लिखाई किए थे, जिस तरह से विद्वान हो गए थे, अपना व्यक्तिगत जीवन चाहते तो बहुत अच्छी तरीके से वैभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ अपना जीवन वो गुजार सकते थे और जीवन बसर वो कर सकते थे। लेकिन जब इस भावना से वो यानी उद्वेलित हुए, परेशान हुए कि भाई हमारे इस तरह के जीवन की सार्थकता क्या है, जबकि हमारे इसी समाज में हमारे यानी कुछ यानी भाई बहनों के साथ जो है हजार साल तक नाइंसाफी हुई है, शोषण हुआ है, उनका आर्थिक शोषण हुआ है, राजनीतिक शोषण हुआ है और शैक्षणिक शोषण हुआ है, और कहीं तो इज्जत का भी शोषण हुआ है। तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए वो कुछ करना चाहिए। ये पीड़ा, ये टीस उनके मन में हमेशा हांड करती रही, सालती रही। तो ये ब्रिलो में होता है। तो अब ये उनके सामने चुनौती ये थी कि आखिर वो इस चीज को कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, किसके साथ शुरू करें। ये उनके साथ जो है वो बहुत बड़ी थी चुनौती। तो उनके कुछ मित्र थे, दोस्त थे, तो उन्होंने इस संबंध में चर्चा किया, विमर्श किया। तो वो बोले कि ठीक है सर, हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं। तो उन्होंने जो इसी टाइप से यानी शोषित माने और जो इस तरह के जो माने जो सताए गए और अन्याय से पीड़ित या शोषण से पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया। तो जो लोग इकट्ठा हुए, माने उनके मित्र ने जो इकट्ठा किया था, ये जो मैं कह रहा हूं, ये तो आप उनकी जीवनी पढ़िए तो इस तरह की दृष्टांत आपको मिल भी जाएंगे उसमें। तो जब जिन लोगों को इकट्ठा उनके मित्र ने किया, उनके दोस्त ने किया, वो लोग के तन पर कम से कम कपड़े थे। सिर्फ ऊपर भी कपड़ा नहीं था, नीचे भी कपड़ा, सिर्फ यहाँ माने अपने कमर के नीचे जो है कुछ ढके हुए कपड़े थे, बाकी
लगभग नंगे। 10-12 लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। उनके मित्र ने परिचय कराया कि देखिए ये भीमराव अंबेडकर हैं, इनका नाम है भीमराव अंबेडकर, और ये लंदन से पढ़ के आए हैं और आप लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। यही बात उनके मित्र ने परिचय करवाया। उन लोग, अच्छा, और थोड़ा सा जो उनका पहनावा था बाबा साहब का, यानी सूटेड बूटेड टाई वगैरह के साथ, तो वो जो भारतीय भाई बहन थे जो इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे कि तन पर कपड़े ही नहीं, और काफी जो शक्ल भी काफी मिलिस जैसी, माने, और जिसके साथ भी इस तरह का शोषण होगा तो उसकी शक्ल ऐसी हो, जो है स्वाभाविक रूप से वो जरूर वो बन जाएगी। तो उन लोगों ने सोचा कि अरे भाई, ये सूटेड बूटेड वाला आदमी हम जैसे सताए हुए लोगों के लिए जो है क्या कर सकता है। ये बात बिल्कुल, यानी वो बिल्कुल पाखंडी जैसी लगती है, झूठी लगती है। तो इस संबंध में बाबा साहब के कितने वर्ष वो व्यर्थ चले गए उन लोगों को विश्वास दिलाने में। नहीं भाई, ठीक है, हम थोड़ा सा सूटेड बूटेड में जरूर हैं, लेकिन हमारी भावना जो है वो आप लोगों के साथ में है, और आप लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। ये विश्वास दिलाने में बाबा साहब का काफी समय उनका गुजर गया, काफी समय उनका बर्बाद हुआ। तो इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं कि जिसमें कि काफी झूठ और अफवाह का दौर हो और आप नेक वाली बात कहना चाहें, और तो उस पर थोड़ा यकीन करना में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा है कि भारतीय जनता दल का ये कहना है कि हमारे इस समाज में लोग कहते हैं कि साहब गिरावट बहुत है, गिरावट होगी। अभी भी समाज में बाबा साहब की तरह लोग हैं। अभी भी इस समाज में हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी तरह हैं। अभी भी इस समाज में वो भगत सिंह की तरह वो एक आध दो आपको मिल जाएंगे। अभी भी इस समाज में वो जितने लोग अभी भी, यानी कोई पीढ़ी में ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन थोड़ा समाज का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को महत्व देना सीखे ना। यदि समाज जो है सज्जन लोगों का और जो है और समाज के प्रति जो या देश के प्रति जो संवेदनशील हैं, ऐसी सोच वालों को तरजीह नहीं देगा, महत्व नहीं देगा, और देश के जो कूड़ा करकट हैं, देश को समाज को जो तबाह करना चाहते हैं सिर्फ सत्ता और जो है सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, यदि उन्हीं की बातों में यदि उलझे रहेंगे तो फिर ये समाज जो है कैसे टिकेगा, कैसे इसकी भलाई होगी और आपकी भलाई कैसे होगी, प्रश्न इसका है। तो भारतीय जनता दल ने जो अब तक स्पष्ट करना चाहा है कि हमारे देश में लोगों की सेवा करने का, लोगों को स्वस्थ यानी विचार देने का, एक सही मार्ग चुनने का तमाम पोटेंशियल है, तमाम गुंजाइशें हैं, तमाम जो है वो संभावनाएं हैं, और इसमें एक वो जो है वो ईमानदार कोशिश करनी ही चाहिए। दिखते हैं चाहे लाख हों। तो बात हो रही थी एकता। तो हमारे देश के लिए एकता बहुत जरूरी है, और वो एकता भारतीयता के अलावा कोई दूसरा मंच है नहीं। एक विशेषता इसकी है, और ये भारतीयता की बात जो है, जितने महापुरुष रहे हैं उन्होंने भारतीयता की बात कही है। उसमें विडंबना ये रही कि जो भी
समय का जो चक्र चला, संयोग का जो चक्र चला, उनकी बातें जो है वो जन जन तक नहीं पहुंच पाए, और स्वार्थी तत्व इसमें आकर के वो दखल दे करके वो पूरे माहौल पर पूरे माहौल को जो है वो हाईजैक करके ले गए, उसका अपहरण करके ले गए। जरा देखिए कि जो जज्बा हमारे भगत सिंह जो जगा रहे थे, हमारे जो है अशफाकुल्लाह जी जो जगा रहे थे, चंद्रशेखर आजाद जो जगा रहे थे, बीच में ये गांधी आकर के और वो इनसे अंग्रेजों से दलाली करके और वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब तो ये पर्दे भी खुल रही हैं कि वो अंग्रेजों का दलाल था, और कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से भी उसने घोषणा किया था कि भाई कि हम जो है क्राउन के प्रति, यानी इंग्लैंड का जो माने राजा है उसके प्रति जो है वफादारी व्यक्त करते हैं, और भारतीय लोगों को खास करके नौजवानों को भी उस यानी ब्रिटिश शासन या क्राउन के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए, इस तरह की बात वो बोल रहा था। और दूसरी ओर हमारे अमर शहीद लोगों को जगाने के लिए जान तक जो है वो देने के लिए तैयार थे, और उन्होंने जान दी। तो जिन्होंने प्राण दिया उनका महत्व जो है वो पीछे हो गया, और जो दलाली करते गए वो माहौल पर काबिज होते गए, माहौल पर भी काबिज हुए, सत्ता पर भी काबिज हुए। तो यही नहीं, ये सारे जो है विचारणीय प्रश्न है, ये आम जनता को वो सोचना पड़ेगा। अच्छा, विशेषता इस बात की है कि हमारी जो आम जनता है, जो साधारण जनता है, जो गरीब जनता है, भारतीय जनता दल के इस संदेश को समझ रही है। और जब समझ रही है तो जो समाज को विखंडित करने वाली जो ताकतें हैं वो अपने छुट भाइयों को सिखा पढ़ा करके इसके पास भेज रहे हैं। ये देखिए हालत समूह का। और जितनी भी विखंडनकारी ताकतें हैं उनको किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। बीजेपी कितना बड़ा इस भारत के साथ, इस देश के साथ, जिस देश ने उसको इतनी इज्जत दिया, सत्ता दिया, उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है, आज तक उसको जरा भी पछतावा नहीं है। इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी जो है, माने इतनी बड़ी गद्दारी और इतना बड़ा धोखा पट्टी, उसको रंज मात्र भी पछतावा नहीं है, क्योंकि उसने इस मुल्क के साथ वो जो है क्या क्या व्यवहार किया है, क्या धोखेबाजी की है, और जो है और कितनी बड़ी गद्दारी की है, इसका पछतावा नहीं है। और भी जो पार्टियां हैं, समाज को बांटना, ये जानते हैं कि भाई यह माने जातिवाद चलाना देश के लिए घातक है, लेकिन फिर भी अब उनको ये विश्वास है कि भाई इसे वोट मिलता है। और उससे भी दुख की बात कि हम लोग जो है जातिवाद को, मैंने जो भावना है, जातिवाद को इस देश के लिए नुकसानदेह या जहर के रूप में नहीं ले रहे हैं। उसके शिकार बनने के लिए अभी भी मानसिक रूप से तैयार हैं। इसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहे हैं। तो भारतीय जनता दल बराबर आगाह कर रहा है कि अब भावना यह आनी चाहिए कि भाई जातिवाद हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे खुद व्यक्तिगत जीवन के लिए एक जहर है। संप्रदायवाद भी एक जहर है। भाषावाद और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हुए हैं वो प्रांतवाद, ये भावना जन जन में आनी चाहिए। और इसी के लिए जो है वो इसी के लिए भारतीय अवाम ताकत दल ये प्रयास कर रहा है। अब जैसे हमारे कई संत हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, इसके बाद बाबा साहब आए, इसके बाद और भी हमारे जो अमर शहीद आए। तो हमारे देश महापुरुषों से और वीर सपूतों से, क्रांतिकारियों से, देशभक्तों से खाली नहीं है। लेकिन बाकी अवाम
इसको किस रूप में लेती है, प्रश्न यही है। तो उन्हीं की बातों को जगाने के लिए भारतीय जनता दल आप लोगों के बीच में आया है, और उन्हीं के संदेश को, बाबा साहब के आदर्शों को। अब देखिए, बाबा साहब के नाम पर ये पार्टी चला रही है मायावती। हमारी आवाम इस मायावती से पूछे कि बाबा साहब ने कहा था कि एक जातिविहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, तो कम से कम इतना ही जातिविहीन समाज की स्थापना का ही संदेश है, जो उनका संदेश था, जो उनका आदेश था, जो उनका निर्देश था, कितना पालन कर रही है ये, कितना घोर जातिवादी हो गई है। और उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा ये तबका है, जिसके साथ हजार साल तक नाइंसाफी हुई है, इसको बहुत चोट लगी हुई है, इसको मरहम लगाने की जरूरत है। और वो मरहम में सबसे पहले मरहम है इसको सम्मान देने का, इसको इज्जत देने का। क्या मायावती जो है बाबा साहब के इस आदेश का कि भाई इनको सम्मान दिया जाना चाहिए, ऐसा करती है? उसके व्यवहार को हमारे भारतीय भाई बहन गौर से देखें कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, खास करके विधायक और सांसदों को भी, और यहाँ तक मंत्रियों को भी वो नीचे बिठाती है और अपने किसी उच्च आसन पर बैठ करके उनको जो है वो निर्देश देती है। ये क्या दिखाता है कि यह उनको भी सम्मान देने के लिए मानसिक रूप से ये मायावती तैयार नहीं। और तो हद तो तब हो गई ना कि जब इसने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की वो काशीराम के साथ। बताइए, बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई मरहम लगाने की जरूरत है, बाबा साहब कह रहे हैं कि जातिविहीन समाज की जरूरत है, और ये लेके चले आ रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। बताइए, एक तो समाज में पहले से ही नफरत है, पहले से ही भेद विभेद है, और पहले से ही बिखराव है, उसमें इस तरह से ऐसे आग में ये घी सब डाल रहे थे कि तिलक तराजू और तलवार उनको मारो वो जूते चार। तो जरा हमारी आवाम देखे कि क्या किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में बाबा साहब का नाम लेते हुए, बाबा साहब के किसी भी सिद्धांत का किसी भी वसूल का ये पालन कर रही है, सिर्फ धोखेबाजी कर रही है। और ये अकेले नहीं है वो धोखेबाजी, इस प्रकार समाजवादी वाले भी नाम लेते हैं लोहिया का। लोहिया के विचार जो है, जो गद्दार था नेहरू, उसके छक्के थे वो छुड़ाते अपने आंकड़ों से और अपने ज्ञान से हमें, और हमेशा बिल्कुल समाज का जो गरीब तबका है उसी की बात उठाते। और बहुत महान विचारक थे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का नाम लेने वाले ये समाजवादी क्या उसके पात्र दिखते हैं? सिर्फ गुंडागर्दी, जो फिल्मों में दिखता है कि माफिया के लोग, वही तो है ये। और वही जो है, तो जब तक जनता इनको इस रूप में नहीं देखेगी कि ये माफिया के लोग हैं, ये गुंडे लोग हैं, वैसे भी वो सत्ता में न रहे, तब भी सत्ता का जब उपकरण मिल जाए तो फिर सत्ता के उपकरण के साथ वही गुंडागर्दी। तो बाकी चीजें ये क्या करेंगे? बाकी चीजें तो इनका वो दिखावा, लेकिन जनता को और इसके अलावा इस समाज को तोड़ना, विखंडन, वो एमवाई का समीकरण बनाना, और एमवाई के समीकरण में कोई कमी हो तो और भी जातियों को जोड़ना कि भाई हम जो है वो परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे तो वो करेंगे, और ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो ये सारे सवालात जो है हमारी आवाम इस अखिलेश से, इस मुलायम से जरूर करे कि भाई जो है ये संवैधानिक दायरा है, संविधान को लागू हुए कम से कम वो 71 वर्ष हो गए, और
71 वर्ष हो गए, इसके बाद भी तुम वो मुस्लिम का, इसके बाद भी तुम मुस्लिम कहता है, यादव कहता है, ब्राह्मण कहता है, तो तुम्हारी ये सोच और तुम्हारा व्यवहार, धन बनाओ कि इस देश में जागरूकता नहीं आई है, लेकिन जिसमें जागरूक ये हमारी आवाम हो जाएगी तो तुम्हारे जैसे जो समाजवादी हैं, जो जातिवाद चलाते हैं, जातिवाद के द्वारा समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनको समाज के ही बाहर नहीं बल्कि देश के बाहर जो है वो फेंकवा देते हैं। तो धन्य मनाओ कि अभी जागरूकता नहीं आई और वो जागरूकता लानी पड़ेगी। और ये जो राजनीतिक दल है वास्तव में ये देश का अभिशाप है, इतना ही लोग समझ जाएं। देखिए केजरीवाल के विषय में मैं बता रहा हूं कि केजरीवाल के विषय में कभी एक आदमी से बात हुई, कह रहे साहब केजरीवाल जो है शुरू किया 2012 से और कुछ सीटें उसने जीता और उसने ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र उसने शुरू किया, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि बिल्कुल अखम की तरह बैठा हुआ है और वही मुख्यमंत्री बन रहा है बार बार। और वो फिर आएगा, फिर चुनाव होगा, वो फिर जीतेगा और कोई उसको हराने वाला नहीं है। वो सज्जन पढ़े लिखे थे और मैंने काफी लग रहा है कि छोटी मोटी वो नौकरी भी करते होंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं, और उनको कम से कम उनको मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की आवश्यकता तो नहीं है थी। हमने उनसे सवाल किया कि भाई मुफ्त बिजली मुफ्त पानी लेकर के इस देश का कोई दुश्मन हो, जैसे शी जिनपिंग है वहाँ का, चाइना का, या इमरान खान है, या कोई आकर के मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे, तो क्या तब भी दिल्ली के लोग वो उसको वोट देंगे? करने सब नहीं देंगे। क्यों? जब हमने ये सवाल किया कि मान लीजिए शी जिनपिंग भी एक कैंडिडेट लेकर आ जाए कि भाई हम आपको मुफ्त बिजली मुफ्त पानी देंगे, या इमरान खान जो हमारा दुश्मन है, जो दुश्मन पाकिस्तान का वो जो प्रधानमंत्री है, वो भी बोले कि भाई हम दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देंगे, तो भी क्या दिल्ली के लोग अपनी आत्मा को, अपने विचारों को इतना मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के पर वो अपनी आत्मा विचारों को गिरवी वो रख चुके हैं कि वो अपने दुश्मन चीन के किसी प्रतिनिधि को, पाकिस्तान के भी जो अपना दुश्मन पाकिस्तान के प्रतिनिधि को भी वोट देंगे। ये कहना सब ऐसा क्यों नहीं करेंगे? तो मैंने बताया कि शी जिनपिंग या इमरान खान से अधिक गद्दार है ये केजरीवाल। क्या लोगों को मालूम नहीं है देश की अहमियत, देश का महत्व? दिल्ली के लोगों को मालूम नहीं है। जिस देश के विषय में गद्दार कन्हैया कुमार ने खुलेआम सरेआम सार्वजनिक रूप से उसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका खुले रूप में समर्थन किया हुआ है ये गद्दार केजरीवाल। सारी चीजें बिल्कुल पीछे हैं, देश के साथ ये गद्दारी किया है केजरीवाल। ये भावना हरे जो भारतवासियों में, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम में, और खास करके दिल्ली वासी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में आनी चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं? सवाल यह है। तो चूंकि नहीं आ पा रही है, इसी का वो फायदा उठा रहा है और सुनने में आ रहा है कि कोई राष्ट्रवाद पर किताब निकाल रहा है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। कोई पूछने वाला है कि तुमको क्या नैतिक अधिकार मिल गया है कि देश के साथ गद्दारी? उसकी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन किया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतनी ही गद्दारी नहीं किया ये वो केजरीवाल।
केजरीवाल जब भी मौका आता है इस मुल्क के साथ गद्दारी करता है और बहुत बड़ा गद्दार है वो। जब ये और पिछले एपिसोड के माध्यम से बताया भी गया और फिर ये बताया जा रहा है कि जब ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी में थे तो इसी की सह से इन समूह ने एक सार्वजनिक बयान दिया था कश्मीर पर। और कश्मीर पर जो बयान दिया था वो उसी तरह से था जिस तरह से गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर पर बोला था कि कश्मीर के भाग वो क्या बोला था गद्दार जवाहरलाल नेहरू क्या बोला था कि कश्मीर पर, जबकि कश्मीर में धारा 35 से लगवा दिया 370 वो लगवा दिया ताकि वो स्पेशल स्टेटस भी मिल गया उसको कि भारत का संसाधन खर्च हो, भारत का पैसा खर्च हो, उसे पलने वाला कश्मीर जो है उस यानी भारत व्यवस्था भारत का कानून उसको छू भी न पाए। पाकिस्तान के लोग बस जाएं, रोहिंग्या के लोग बस जाएं, भारत के ही लोग जो है वो बस नहीं पाए। तो और इतने से ही संतोष नहीं हुआ उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को इस तरह की व्यवस्था से उसको संतोष नहीं हुआ। अंततोगत्वा उस कश्मीर को यानी पाकिस्तान में मिलाने की ही साजिश कर रहा था। और वो साजिश जो है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें थी ना, अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें थी तो वो उनकी उनकी सफर ही कर रहा था कि भाई एक बार कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा तो आराम से जो है वो ब्रिटेन वाले, अमेरिका वाले, रूस वाले, चीन वाले अपना अड्डा वहां पर वो बना लेंगे आराम से। एक बार कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के, और इसीलिए जो पाकिस्तान ने तो दे भी दिया चीन का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक कुछ हिस्सा जो है चीन की दे भी दिया। तो यह भारत विरोधी जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं उनके इशारे पर यह काम कर रहा था नेहरू। तो वो इतने देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी तो कर किया ही, वो बयान दे गया कि कश्मीर के भाग्य का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे, यानी प्लेबिसाइड के द्वारा करेंगे। और उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने ये इस तरह का वक्तव्य जो है यूं ही नहीं दिया। वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जानता था कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की संख्या ज्यादा है, वो बहुसंख्यक हैं, उनकी मेजॉरिटी है। तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में उनको भलाया जा सकता है, उनको भुलाया जा सकता है, उनको बरगलाया जा सकता है, उनके दिमाग को पॉइजन किया जा सकता है, उनको दिमाग को प्रदूषित किया जा सकता है पाकिस्तान के पक्ष में। ऐसा करके पाकिस्तान के पक्ष में जनमत जो है वो लाया जा सकता है। इस घिनौनी सोच के साथ ही वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वक्तव्य दिया था कि जम्मू कश्मीर के माने, जबकि उस जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो चुका है, भारत का अभिन्न अंग वो बन गया है, उसको भी पाकिस्तान को सौंपने के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह का वक्तव्य दिया। ये सोच करके कि मेजॉरिटी जो है हमारी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है, उनको पाकिस्तान के पक्ष में सिखा के, पढ़ा के, बरगला करके पाकिस्तान के पक्ष में जनमत जो है ला करके उस कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले जो है किया जा सकता है। इतनी बड़ी गद्दारी किया वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और भी गद्दारियां हैं, देश को जानने का पूरा हक है और जरूरी है कि कितना बड़ा गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू। तो उसी ने वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। उसी खतरनाक, अच्छा इसीलिए बार बार पाकिस्तान कहता भी है कि आप अपने
प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर कायम रहिए, उनको याद करिए, उनके वादे को पूरा करिए। और वो जनमत संग्रह वाली बात भारत के लिए और भारत सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। हालांकि इसको जस्टिफाई करता रहता है कि भाई हम तो बराबर जो है चुनाव करवाते हैं, फलाने कराते हैं, ढिकाने करवाते हैं। और उसमें ये भी कहता है कि वो जनमत संग्रह की एक शर्त है कि भाई वो पाकिस्तान का दखल ना हो। तो हम इन बातों में, लेकिन वो गद्दारी का जो घाव है बराबर जो है हरा होता रहता है। तो उसी गद्दारी के घाव को इस गद्दार केजरीवाल ने हरा करवाया अपने दो गद्दार सिपह सालारों, यानी वो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। इन दोनों ने उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य को फिर से उठाया, कहा कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। देखिए ये गद्दारी तो देखिए, दिल्ली के लोग, जिन लोगों ने इसको दो बार इतने प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बना है, दिल्ली के लोग वो जरूर जाने और जरूर सुने। ये वीडियो उनके तक पहुंचा है तो इस गद्दार केजरीवाल ने अपने गद्दार प्रशांत भूषण और गद्दार योगेंद्र यादव के जरिए ये कहलवाया कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। और ये केजरीवाल इन दोनों गद्दारों ये गद्दार केजरीवाल इन दोनों गद्दारों के जरिए, माने जो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के जरिए जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी से भी एक कदम और आगे बढ़ गए। इन सबों ने यह भी कह दिया कि यदि ये जनमत संग्रह माने जो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मन में थी, मंशा में थी, मन में थी, उसके मंशा में थी, जो कि किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पा रहा था, उसको ये गद्दार केजरीवाल अपने दो गद्दारों के द्वारा उसी मंशा को, कौन मंशा को, जिस मंशा को वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाया था, उसको भी इन सबों ने कह दिया कि भाई यदि ये जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ये हमारे पूरे देश के लोग जाने, और हमारे खासकर दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने, हमारे दिल्ली के आदरणीय जो मतदातागण जाने कि इतने बड़े गद्दार को आप दो बार, तीन बार जो मुख्यमंत्री जो बना रहे हैं, क्या ये कलंक नहीं है? अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की वो कहावत, उन्होंने कहा था कि भारत ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं विदेशी ताकतों के साथ, वो विदेशी ताकतें हमसे जीती नहीं हैं, हम अपनों से हारे हैं। अपनों से हराने वाले गद्दार जो है वो केजरीवाल की तरह है। लेकिन दुखड़ा उसके आगे भी है। हमारे देश के लोग इस गद्दार को पहचानने में इतनी बड़ी भूल, इतने बड़े स्वार्थ में कि हमको मुफ्त बिजली मिल रही है और मुफ्त पानी मिल रहा है। इसी विचार को जगाने के लिए भारतीय जनता दल ये प्रयास कर रहा है। देश के साथ गद्दारी जो है सबसे बड़ा अपराध है। जागरूकता ये रखिए कि मुख्यमंत्री तो बहुत दूर, इसको लात मार करके देश के बाहर कर देना चाहिए। और वो ये गद्दार केजरीवाल मोदी जी की छत्र छाया में मुख्यमंत्री के रूप में पल रहा है। मोदी जी के पास संवैधानिक हथियार धारा 356 है, तब भी उस गद्दार केजरीवाल को ये पाल रहे हैं। और वो यही नहीं, वो राष्ट्रवाद पर तमाम बुकलेट निकलवा रहा है, देखिए ना। और सुना है कि शायद वो उत्तर प्रदेश में जाके बोला है कि ये जो राम मंदिर बना है वो मेरे कारण बना है। चूंकि हम जो है अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल थे। अन्ना हजारे के आंदोलन ने जो है वो कांग्रेस को कमजोर किया। कांग्रेस जो है राम मंदिर जो है वो बनने नहीं दे रही थी,
और हमने जब 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 वो कांग्रेस को कमजोर किया तो राम मंदिर बनने के रास्ते खुल गए। इसलिए राम मंदिर बनवाने में हमारा योगदान। तो जिस देश में झूठ और अफवाह का बाजार इतना बड़ा गर्म हो, तो कोई भी किसी भी लेवल का, किसी भी स्तर का, किसी भी सीमा तक झूठ बोल रहा है, और वो भी मोदी जी के शासन के दौरान, राष्ट्रवादी मोदी जी के शासन के दौरान। तो ये सारी चीजें जो है हमारे देश के लोग संवेदनशील हों, राष्ट्र, भारत, भारतीयता, इसके महत्व को समझें। आज समझ जाएंगे, आज से कल्याण हो जाएगा। कल समझ जाएंगे, कल से वो कल्याण होगा। और जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ये इस देश के लिए जहर है, जहर है। और देश के खिलाफ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब देखिए वो कन्हैया कुमार को ये मीडिया वाले उसको पब्लिसिटी दे रहे हैं, यही तो है। तो जब देखिए तो जब ये बात चल रही थी कि केजरीवाल गद्दार के अलावा झूठ भी बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है देश के साथ और दिल्ली वासियों के साथ। दिल्ली वासी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ बहुत गद्दारी करता है ये केजरीवाल। और फिर भी दिल्ली के लोग जो है उसको माने वो वोट कर रहे हैं। तो इस सवाल का मैंने हल ढूंढने के लिए कि लोग वोट क्यों कर रहे हैं, इसके पहले यानी ये भी ढूंढना पड़ेगा कि जो जवाहरलाल नेहरू सत्ता पाने के लिए इस देश को बंटवाया और उस हवस में देश को बांटकर तो पाकिस्तान बनवाया। पाकिस्तान जो है भारत को हमेशा उसका खून बहाने के लिए, चाकू चलाने के लिए, पाकिस्तान एक ऐसा हथियार भारत विरोधी ताकतों के हाथ में आ गया कि भारत को परेशान करने के लिए काफी समय तक यही पाकिस्तान अमेरिका के और पश्चिमी यूरोप के हाथों में खेलता रहा। और आजकल वो हमारे दुश्मन चीन के हाथों में ये खेल रहा है। ऐसे पाकिस्तान को इसने बनवाया। पाकिस्तान बनने से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत जो है उसको झेल रहा है आज 30-35 साल से। और फिर वो आतंकवाद का जहर जो है वो मैंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में ने देखा है। फिर उस आतंकवाद के चलते जो है हिंदू मुस्लिम की नफरत उसी पाकिस्तान से उसी पाकिस्तान के जब पूरी पाकिस्तान के रूप में जब अलग हुआ तो वो बांग्लादेश बना। बांग्लादेश से भी बांग्लादेशी घुसपैठिए, फिर NRC, फिर CA, ये सारी समस्याओं की जड़ में है ये नेहरू। और उसी पाकिस्तान ने तालिबान बनवाया। तो जरा सोचिए ना कि भाई कि इतनी समस्याओं की जड़ में और भारत के लिए इतना बड़ा अभिशाप ये नेहरू जो है, और जो कि इतने लोगों को मरवाया, देश को बंटवाया, पाकिस्तान बनवाया सिर्फ सत्ता के लिए। तो यहाँ के लोगों ने उसको 17 साल तक वोट दिया ना। हमारे देश के लोगों ने उसको 17 साल तक जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इसी देश की जनता ने उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को, जिसने कि सत्ता के लिए देश भी बांटा, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या भी करवाई, 3 करोड़ से ऊपर जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के घर भी उजड़े। और यही नहीं, जो है अपनी सेना के लिए जो है एक सुई भी नहीं वो बनवाया। सन 62 की लड़ाई में हमारे सारे जवान निहत्थे मारे गए। दुश्मन चीन को बुला करके जो है ये एक धोखेबाजी वाला नारा लगवाए, वो हिंदी चीनी भाई भाई। और उस समय भी
चीनी सेना जो है आज जो है वो इधर जो है वो नारा वो लगवा रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, और उधर चीनी सेना घुस भी रही थी। ये घटना कब की है? ये घटना है 1959 की। और वही चीनी जब लोगों के संज्ञान में आया, जब लोगों के ये बातें प्रकाश में आई, तो वो चीन बोला कि नहीं हम हट जाएंगे। बोला तो था कि हम हट जाएंगे, लेकिन वो हटा नहीं। वहीं पर उसने तमाम गांव वो बना दिया, तमाम आधारभूत सुविधाओं वाला गांव बना दिया है, और उसी की वो सैटेलाइट फोटो आती है। तो फिर ये गद्दार राहुल कहता है कि वो चीन घुसा है, और कोई मीडिया वाला इससे पूछता नहीं है, इस गद्दार राहुल से कोई पूछता नहीं है। तो खैर जो राहुल की गद्दारी तो खैर देख भी रहा होगा, लेकिन बीजेपी जो है वो राहुल को वो गद्दार भी नहीं कहती है, न गद्दार कहती है और न गद्दार कहने देती है। ये बीजेपी की यही गद्दारी है। बीजेपी अब जो है अब राष्ट्रवादी रही नहीं, अब वो गद्दार किस्म की, क्योंकि गद्दारों को इस तरह से उसकी रक्षा करना और जो है पूरा मौका देना कि वो देश के साथ गद्दारी करें, तो इस बीजेपी से बढ़ करके कोई बड़ा गद्दार वो हो नहीं सकता। और दूसरा कि केजरीवाल जैसा कि जिसने कन्हैया कुमार जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन करने वाला ये केजरीवाल आज जो है राष्ट्रवाद के विषय में वो तमाम पाखंड और किताब वगैरह बुकलेट वगैरह वो जारी वो करवा रहा है। किसके तत्वाधान में, किसके संरक्षण में, किसके पेट्रोनेज में और किसके प्रोटेक्शन में? ये मोदी जी के। तो मोदी जी भी इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, बिल्कुल भारतीय जनता दल। इसलिए कि देखिए, अपनी आवाम की भलाई के लिए, आवाम को एक करने के लिए जो कुछ भी होगा, जो इन सबों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। ये गद्दारी नहीं तो क्या, देश के सारे गद्दारों को रक्षा करना और उनको बचा के रखना, और अपने आवाम को जब भी संकट आए, संकट के समय जबकि उनको जरूरत है इस सरकार की, और ये सरकार जो है इसीलिए जनता ने चुन के भेजा था कि भाई जब भी हमको जरूरत पड़े तो कम से कम हमको बचाओ। लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे कोरोना हो, चाहे सीए हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये मोदी सरकार, मोदी जी इन्हीं देश विरोधी ताकतों के हवाले ये कर देते हैं। इतनी सारी बातें बताई जाती हैं, तब भी बीजेपी के शरीर पर जू नहीं रेंगता है। वो अपने सिखा पढ़ा करके छुट भइयों को बेचते हैं, और जो कि गाली गलौज के रूप में बात करते हैं। तो देश को समझना चाहिए, आज भारतीय जनता दल के पास साधन की सीमाएं हैं, ठीक है, और वो सत्ता पर, मीडिया पर, तंत्र पर, साधनों पर काबिज है। यही स्थिति जो है वो भगत सिंह के जमाने में थी। भगत सिंह के जमाने में थी कि पूरा अंग्रेजों का जो तंत्र था वो पूरे काबिज थे, और उनके चाटुकार बहुत थे। भगत सिंह के वक्त में जरा देखिए कि जिसमें वो जज्बा लिए हुए थे देशभक्ति का, क्रांति का, अंग्रेजों को भारत की धरती से उखाड़ फेंकना, जिस प्रकार जज्बा ये भारतीय अवाम ताकत दल ये है कि इन देश के दुश्मनों को, चाहे वो जीएनपीसी हो, चाहे वाम दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, इनको देश से उखाड़ने का जो ये इसने प्रण लिया है, और वो भी अपने अवाम से, वो भी अपने अवाम के सहयोग से, ठीक यही जज्बा जो है वो भगत सिंह ने लिया था, और चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह और ये इन लोगों ने लिया था। तो इनके इर्द गिर्द लोग जो है उनको हतोत्साहित करते थे। इनके इर्द गिर्द लोग जो है
अपने लोग चंद्रशेखर आजाद के, अशफाकुल्ला के, भगत सिंह के इत्यादि लोगों को हतोत्साहित ये करते थे कि भाई इनसे पंगा क्यों ले रहे हो, ये अंग्रेजी सरकार बहुत ही ताकतवर सरकार है। और यही नहीं, इनके साथ सभी हैं, ये अकेले थोड़ी है, ये इसकी सेना में सभी भारतीय हैं, इसकी पुलिस में सभी भारतीय हैं, जितने भी राजा हैं, जितने भी नवाब हैं, जितने भी जमींदार हैं, राजा नवाब जमींदारों के चमचे, चमचों के चमचे, पूरी मंडली इनके साथ में है। तो और इतनी तगड़ी इनकी पुलिस, इतनी तगड़ी इनकी सेना, तो तुम इनसे पार नहीं पा सकते। और यही नहीं, इनका शासन सिर्फ भारत में ही थोड़ी है, दुनिया के कई देशों में है। इनका सूरज ही नहीं डूबता। इतना सब हतोत्साहित करने के बाद भी जो जज्बा था भगत सिंह का, वो रंच मात्र भी कम नहीं हुआ। और इतनी ताकतवर वो उस अंग्रेजी हुकूमत को कैसे उन्होंने जगाया, यह भी देश को जानना जरूरी है। उन्होंने लाहौर असेंबली में एक चिट लगा करके वो बम फेंका था। वो बम किसी को मारने के लिए था ही नहीं। उस चिट में बस ये लिखा था, टू मेक योर डीफ ईयर हियर, अंग्रेजी में, टू मेक योर डीफ ईयर हियर, यानी तुम्हारे कान जो बहरे हो गए हैं उन कानों को सुनाने के लिए। तो आज ये भारतीय जनता दल जो इन समूह के कान भरे हो गए हैं, बीजेपी का कान जो बहरा हो गया है, समाजवादियों का जो कान बहरा हो गया है, जो जेएनपीसी का कान बहरा हो गया है, जो वामपंथियों का कान बहरा होगा, उन्हीं कानों को सुनाने के लिए आज भारतीय जनता दल जो है उन बहरे कानों में आवाज पहुंचाने के लिए आह्वान कर रहा है अपनी आवाम को इकट्ठा करके। ऐसी बात नहीं है। तो आज ये सत्ता पर काबिज हैं और संसाधनों पर काबिज हैं, मीडिया पर काबिज हैं, तंत्र पर काबिज हैं। उसी के जरिए जो है भारतीय जनता दल का न तो नाम ले सकते हैं, न तो मीडिया से नाम मीडिया भी नाम न ले, इसके लिए पूरा मीडिया को जकड़ के रखे हुए हैं। और रिपोर्टें इस टाइप से भी आ रही हैं कि जनता कह कि भाई इस बार ना तो हम बीजेपी को वोट देंगे, ना तो हम समाजवादियों को वोट देंगे, ना तो कांग्रेसियों को देंगे, ना तो हम वो बसपा को देंगे, ले हम एक नई पार्टी को लाएंगे। नई पार्टी बस यही है, भारतीय जनता दल ही, लेकिन उसका नाम न ले। मीडिया के मुंह पर यह ताला लगाए हुए हैं। ताला लगाने वाले में बीजेपी वाले भी है और जेएनपीसी वाले सब भी हैं। तो कोई बात नहीं है, ये सब भूल जाते हैं। सारी ताकत हमारे अवाम में है और हमारा विश्वास भी अवाम में है। जगाने में जो भी समय लगे, जो कितनी भी दिक्कत आएगी, भारतीय जनता दल लोगों को एक करने के लिए, भारतीयता के आधार पर एक करने के लिए वो जरूर करेगा और लक्ष्य को भी वो हासिल वो करेगा। तो यानी देश का जो दुश्मन है, देश का जो गद्दार है, ये केजरीवाल, आज वो राष्ट्रवाद पर बोल रहा है। आज जो है वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर वो किताबें जो है वो निकलवा रहा है। यही तो खतरनाक वो दौर चल रहा है। जो बीजेपी इस देश के लिए अभिशाप हो गई है, वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है। जिस जेएनपीसी ने पाकिस्तान बनवाया, लोगों को मारा और जो है और वो अपना नाम रखी है भारतीय है, राष्ट्रीय है। भारत की इतनी बड़ी दुश्मन नाम रखी है भारतीय, राष्ट्रीय और राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाली। तो ये बड़ा कठिन का दौर है कि जितने भी
ये वैसे ही कि जैसे आप समझ लीजिए अपने गांव गिराज में कि जो जितने भी चोर डकैत और अपराधी हैं, तो कोई कहता हम संत महात्मा हैं, कोई हम भगवान हो गए, कोई वो टीका लगा करके वो पहुंच जाएगा, लेकिन रहेंगे वो देश के सबसे बड़े समाज के सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े डकैत, बड़े बड़े चोर रहेंगे। लेकिन ये विवेक को विकसित करने की जरूरत है कि हम लोग इनको इसी रूप में पहचाने। और पहचाने का बहुत आसान तरीका है कि जो भी भेद विभेद पैदा करता है कि नहीं भाई ये मुसलमानों को साथ में क्यों लाते हैं, तो इनको साथ में क्यों लाते हैं, एकता से जिसको भी एकता से परेशानी है उसी से पहचान जाइए कि वही समाज का जो है वो समाज के शत्रुओं का समर्थन करता होगा, या खुद वो इस समाज का शत्रु है। तो एकता बहुत जरूरी है। हमारे जो काफी देश जो पीछे जिनका जन्म हुआ, जापान इत्यादि जो है जो बर्बाद हो गए थे, वो उठ खड़े हुए, लेकिन इसलिए वहां देशभक्ति थी। भारत में देशभक्ति माने देशभक्ति जो है वो देशभक्ति के रूप में जो है वो बस इतना माने कि बस यही मानते हैं कि जो सेना के जवान हैं जो जान देने के लिए तैयार हैं, और देशभक्ति सिर्फ उन्हीं का काम है और उन्हीं की जिम्मे है। बाकी हम देश के खिलाफ कुछ भी करें, देश के खिलाफ जो है नारे लगवाएं, और इस तरह का माहौल है, इस तरह की सरकारें हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको ऐसा माहौल देंगे कि वो जो है वो कम्युनिस्ट के लोग उनको टिकट देंगे चुनाव लड़ने के लिए, फिर वो आराम से घूमता फिरता रहेगा, हाईकोर्ट उसको जमानत देगी, और वो भी जो है फिल्मी गाना लिख करके, ये सब जो है एक मतलब कि बहुत ही यानी प्रदूषित और उहापोह की स्थिति है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जनता दल बराबर ये निवेदन कर रहा है कि भारतीयता की बात को आगे बढ़ाइए और एक होइए, और एक होकर के भारतीयता के आधार पर इनको जड़ से उखाड़ने के लिए कटिबद्ध होकर के ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।